क्योंकि मेरी माता जो है, जिसने मुझे जन्म दिया है, वो गंगा में गांव है हस्तिनापुर का, उसकी कोख से जन्मा हूं मैं। यहां से मेरी आस्था जुड़ी है। आप अगर माँ गंगा जी मोदी जी को बुलाकर और उन्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दे सकती है, जी तो मेरा तो पहला अधिकार है, मैंने जन्म यहाँ लिया है। नहीं, इस तरह की भी आम चर्चा रहती है कि अवतार सिंह भड़ाना जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो अपना हेलीकॉप्टर जहाँ लैंड कर देते हैं वहीं जो मेरा हेलीकॉप्टर है जी। वो मेरे समाज ने दिया है। मैं ग्वाला का बेटा हूँ, जहाँ ट्रैक्टरों की सबसे बड़ी कंपनी थी उसे ट्रैक्टर बांट दिए थे। धनमाया तो बहुत बड़ा था, मैं तो उसके 1% भी नहीं था। वो भी राजेंद्र नंदा जी भी मेरे सामने चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए थे, जमानत जब्त करा गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी कौम को 3 मंत्र दिए थे। मेरा मंत्र सुनो, माँ नहीं है, बाप सच से उठ गए, 2 भाई चले गए, अकेले करतार जी है तो मुझे अपनी औलाद की तरह पालते। वो तो हार के चले गए। 4 महीने में 4 बार आए और 5 करोड़ का विकास किया है उसने। हाँ, बहुत बड़ी बात है बिल्कुल। और उन्होंने कहा मैं एमएलए लड़ूं ना लड़ूं जी, लेकिन जब तक जीवित हूं तब तक यहाँ के लोगों की मदद करूंगा। बताइए कि जब बस दे मुझे बहुत पत्रकार उड़ रहा था मेरे से, यही ला सकता है। इसलिए मुझे गुजर सम्राट भी कहते हैं, मुझसे उम्मीद भी करते हैं। और मैंने कोशिश की, पहले पायलट साहब का जब प्राइम मिनिस्टर का सपना था तो उस टाइम पूरी मेहनत की हमने, सड़कों में बिछा के काम करते थे। अगर किसी को स्टार्टअप दिया तो मीडिया ने बनाया सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं बावरा मन विद हर्षवर्धन। और आज हमारे खास पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको व्यक्ति के मन और आत्मा की असली बातें, गहरी सोच और उन जज्बातों को सामने निकाल कर लाएंगे जो उन्होंने अपने दिल के किसी कोने में छिपा रखे थे। हम हरिद्वार की पवित्र भूमि से जुड़े हुए हैं और यहाँ की सुकून और रवानी को भी हम अपने खास एपिसोड में आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, 4 बार के सांसद रहे और हरियाणा के पूर्व मंत्री गुर्जर सम्राट अवतार सिंह भड़ाना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बावरा मन विद हर्षवर्धन में। आप अपना जन्मदिवस देवभूमि में मना रहे हैं और आपका प्रेम देवभूमि से रहा है, ये कई घटनाओं से हमने देखा भी है। आपका राजनीतिक जो सफर है ये कितने वर्ष का हो चुका है? आप जन्मदिवस पर नहीं बनाए। करीब 35 वर्षों से जी इस राजनीति में मैं हरियाणा से गृह मंत्री को लेकर शुरू हुआ था जी और 30 बरस से मैं देवभूमि में आस्था रखता हूँ। यही संत महात्माओं का, बड़े शंकराचार्यों का और बड़े नेताओं का मुझे आशीर्वाद मिला है। जब आप पहली बार राजनीति में आए, आपकी उम्र कितनी होगी तब? मेरी उम्र होगी 25 साल। 25 साल के आसपास। तो ऐसा क्या इस बार आपको लगा कि आप हरिद्वार में या लक्ष्मण में आप अपना जन्मदिवस मना रहे हैं? क्योंकि जब भी आप नारसन बॉर्डर से एंटर करते हैं तो कहीं इस तरह की हवाएं आपके साथ चलती हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप अपने अनुकूल सीट ढूंढ रहे हैं। तो इस बात को लेकर चर्चाएं मीडिया में बहुत चल रही हैं आजकल हरिद्वार जिले में, खासतौर पर उत्तराखंड में। तो इस पर आप क्या संभावना जितनी है यहाँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सदैव ही जी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका अपना एंगल होता है। जी मेरा यहाँ राजनीतिक मोटो कभी नहीं रहा। जब मुझ पर कोई उत्तराखंड में कोई आफत आती है या मुझ पर जब कोई दबाव और होता है तो सदैव मैं शांता के लिए, आशीर्वाद के लिए गंगा माँ की देवभूमि में आता हूँ। यहाँ से मुझे राहत और आशीर्वाद मिलता है, तो मेरी एनर्जी और ताकत मुझे मिलती है। आपने कहा भगवानपुर भी आपका है, लक्सर भी आपका है, झवेरड़ा भी आपका है। हरिद्वार, मैंने कहा कि हरिद्वार मेरा है। जी आज़ादी की लड़ाई से पहले, जी वो डिटेल में नहीं जाना चाहता, मेरा कहना है कि हरिद्वार मेरा है। ये उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड होता था और सहारनपुर हमारा ऐतिहासिक है। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों से कुर्बानियाँ देने में मेरे समाज ने और भाईचारा एकता के लिए सभी समुदायों को और सभी जातियों को कि देश, राष्ट्र मजबूत होगा, तभी मजबूत होगा जब सभी जातियों का, जो पिछड़ी है, जो अनेकों जितनी जातियां हैं, उसको
सुविधा मिले, उसको जो हमें संविधान ने दिया है, जो हमें उस पर इम्प्लीमेंट्स हो, उन तक जाए, उसके लिए मैं काम। मीडिया में चर्चा इसलिए भी रहती है क्योंकि आपका जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसमें आपने कई अलग-अलग राज्यों में विधानसभाएं चुनी है, लोकसभा चुनी है और आज जीतकर भी आप आए। तो इसलिए भी शायद लोग आकलन लगाते हैं और ये जायज़ भी हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है कि आप कहीं भी जाकर आप वो समीकरण बनाने में कामयाब रहते हैं? देखिए, मुझे जी, मेरे जो लोग हैं, वो मेरी बड़ी ताकत है, और साधु संत और महात्माओं का जो आशीर्वाद है। मैं राजनीति में जी। आया इसलिए नहीं, आखिरी छोर पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, कि ये संत महात्माओं का, या मेरे संस्कारों में है, मेरे माता-पिता ने। क्योंकि मेरी माता जो है, जिसने मुझे जन्म दिया है, वो गंगा में गाँव है हस्तिनापुर का, उसकी कोख से जन्मा हूँ मैं। यहाँ से मेरी आस्था जुड़ी है, और पूरे देश में वही जाता हूँ जहाँ मुझे चाहते हैं लोग, जो आस्था होती है, और लोगों पर फैसला करता हूँ मैं। जी। एक अक्षरधाम पर भी जब मुझे हेलीकॉप्टर भेंट हुआ था, उस टाइम भी मेरे लाखों लोगों ने, कश्मीर से लेके और मेहसाना के, गुजरात के मेहसाना तक, और खुशी की बात कहूँ, उस मेहसाना से गुजरों ने मोदी जी को पहली बार वहां से एमएलए जिताया था, और वो मुख्यमंत्री बने थे। आप ग्वाल अगर माँ गंगा जी, मोदी जी को बुलाकर और उन्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दे सकती है, जी। तो मेरा तो पहला अधिकार है, मैंने जन्म यहाँ लिया है। नहीं, इस तरह की भी आम चर्चा रहती है कि अवतार सिंह भडानी जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो अपना हेलीकॉप्टर जहाँ लैंड कर देते हैं, वहीं जो चुनावी मेरा बना हेलीकॉप्टर लेते है, हैं। जी, वो मेरे समाज ने दिया है। मैं ग्वाला का बेटा हूँ, मैं कोई धनवान नहीं हूँ, ना मैंने कारोबार किया है, ना कभी कुछ सोचा भी नहीं है कभी, धन माया की तरफ, कारोबार की तरफ। मैं समर्पित समाज को और राष्ट्र को समर्पित रहा हूँ। आमतौर पर 2 विचारधाराएँ लोगों की रहती हैं जब किसी कोई मजबूत पृष्ठभूमि से कोई मैदान में उतरता है, कि बहुत जल्दी पैसे से चुनाव जीत सकते हैं और दूसरी विचारधारा ये रहती है कि हाँ, इनको शायद राजनीति से अपना घर चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए भी उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है? ये अपनी सोच का उनका नज़रिया गलत है। हुँ, लोग पैसे से राजनीति नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारा भी मेरे सामने एग्ज़ाम्पल दूँगा, राजन नंदा जी, जहाँ ट्रैक्टरों की सबसे बड़ी कंपनी थी, हुँ, उसे ट्रैक्टर बाँट दिए थे। धनमाया तो बहुत बड़ा था, मैं तो उसके जी 1% भी नहीं था। वो भी राजन नंदा जी भी मेरे सामने चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए थे, जमानत जब्त करा गए थे। ठीक है, क्योंकि हम भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत करते हैं क्योंकि सिर्फ़ पैसा होना ही राजनीति में जीत आपको नहीं दिला सकता। इसीलिए कोई जिसको तो गलतफ़हमी का शिकार है, अगर वो पैसे से अलग जो ख़ासियत हम ढूँढना चाहते हैं, हमारे पॉडकास्ट का उद्देश्य भी यही है कि पैसे के साथ-साथ ये इंसान के अंदर क्या वो खूबियाँ हो सकती हैं, जो दिलों में लोगों की जगह बना सकती हैं। हम हमारा पॉडकास्ट का उद्देश्य भी यही रहा है और यही हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी, मुझे बड़े-बड़े नेताओं ने का स्नेह और सहयोग मिला है। उनसे मुझे ये कुछ प्रेरणा वहाँ से भी मिली है, जी, कि लोग उस ज़माने में, राजनीति और ढंग की हुआ करती थी, लोगों की सोच हुआ करती थी, और उस सोच के मुताबिक जो मुझे समझाया था, उन बड़े नेताओं ने, वो बात मैंने हृदय में रखकर उस दिशा की तरफ बढ़ने का काम किया है, ठीक है। जिससे मैं 4 बार उस लोकसभा में रहा हूँ। जी, उस लोकसभा में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन उठाए मैंने, जो राष्ट्र के हित में, किसानों के हित में और दलितों के हित में है। जी, हर उस तबके का, हर उस जगह जाता हूँ, जहाँ उन पर पीड़ा, तकलीफ होती है, उनको अपनी तकलीफ समझकर वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है। आपने उस दौर की राजनीति की आप बात कर रहे हैं और मैं भी उससे ही शुरुआत करता हूँ अब कि आप हरियाणा के जब गृह मंत्री रहे, उस वक़्त जो ओहदा, जो इज़्ज़त और जो कमांड एक होती थी अधिकारियों के ऊपर नेताओं की, क्या आज की राजनीति में वो कहीं गुम हो गई है? आप महसूस करते हैं? देखिए, उस ज़माने की राजनीति और आज, तब इंसानियत और लोगों के लिए राजनीति हुआ करती थी। जी, प्रशासनिक का काम होता था जनता की सेवा करना, और नेता का काम, मुख्यमंत्री या मंत्री, उनका काम होता था जनता के, अपने क्षेत्र का, इलाके का
वो ध्यान रख के हर हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों की मदद करें। क्या राजनीतिक शिष्टाचारों की कमी अब आ चुकी है आज? बहुत कुछ हो सका है। जब आसमान में था जी, तो मैं समझता हूँ जमीन पर उतर आए हैं। बिल्कुल। चलो ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्से की बात करेंगे। जब आप गृह मंत्री हुआ करते तो आप एम्बेसडर इस्तेमाल करते थे, मैं कई फोटोज में देखा मैंने। और एक उस वक्त एक ओहदा हुआ करता था एक। तो आज वोल्वो में आप सफर करते हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग आप महसूस करते थे उस एम्बेसडर में और आज की वोल्वो में? मैं उस एम्बेसडर में बैठकर ऐसा महसूस करता था कि जो उस एम्बेसडर से मैं सेक्रेटरी चढ़ता था या कहीं दौरे पर जाता था, लाखों लोग, जी, हजारों लोग उमड़कर मुझे देखने आया करते थे और मुझे आशीर्वाद दिया करते थे, जी, पूरे देश का। ठीक है। और आज हरियाणा से क्या आज की वोल्वो आपको ज़्यादा गौरवान्वित या बहुत ज़्यादा रिलैक्स देती है या फिर कब की वो एम्बेसडर मुझे ज्यादा, इसलिए मेरा फोटो जी, और वो आज कायम है। उस जमाने में शकल और सूरत और वो एम्बेसडर मेरे लिए सबसे बड़ी गाड़ी थी। उसका कोई मुकाबला नहीं आज तक। आज की वेल्गो, एंडेवर, लैंड रोवर, बहुत बड़ी गाड़ियों में लोग सफर करते हैं। काफिला आज भी लेके चलते हैं आप, हाँ, तब भी लेके वो चलते हो? आपका जी, काफिला अपने आप बनता है। मैं घर से चलता हूँ हुँ, 2 गाड़ी लेकर। ओके, आते-आते जब निकलता हूँ दिल्ली से आगरा, जी, मध्य प्रदेश, दिल्ली से सीकर, राजस्थान, दिल्ली से हरिद्वार आता हूँ, हुँ, तो आज पहली बार नहीं, पहले भी जब आया हूँ मैं गंगा में, जी, तो सैकड़ों गाड़ी है वहाँ तक जुड़ जाती है। अब देख लेना कल। और मैंने कहा ना, मैं हेलीकॉप्टरों से नहीं आऊँगा, लोग तो हेलीकॉप्टर दिखाते हैं, नहीं, मैं ज़मीन पे आ चुका हूँ। कितने लोग वहाँ जाएँगे, ये तो वक़्त समय बताएगा। बिल लेकिन जब मैं घर से चलूँगा, तो मुझे लगता है कि जब मैं उत्तराखंड के बॉर्डर को टच करूँगा, तो सैकड़ों गाड़ी मेरे साथ सहयोगी होंगी, जी, लोगों की होंगी। उनका प्यार और समर्थक मेरा इतना है, जिस समर्थन की वजह से मैंने कल कहा कि हरिद्वार मेरा है, इसमें ग्रामीण मेरा है, हुँ, हुँ, लक्सर मेरा है, खानपुर मेरा है, भगवानपुर मेरा है, झबेड़ा मेरा है, जी, किला शरीफ मेरा है और ये रुड़की मेरा है। जी, पहले इस रुड़की का एमएलए पहली बार मैंने ही उनको टिकट दिलाई थी, दी थी, वो किस्सा ज़रा बताइए थोड़ा? और हुँ, मैंने आके उनको चुनाव जितवाया था। किस्सा बताइए वो थोड़ा उस बारे में? अरे वो आप मौजूद एमएलए हैं। ठीक। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज चैंपियन कुंवर को भी टिकट दिलाई थी हुँ, और मैंने ही एमएलए बनाया था। हुँ, और हरीश रावत जी जब यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो हमेशा मैं हरीश रावत जी की मदद करने में आता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि वो लोग जब इसलिए बुलाते हैं कि मेरा यहाँ जनमत है। मैंने अपने यहाँ क्षेत्र में कहा, मेरठ में आके पहली बार, जी, ए मेरी कौम के लोगों, पहले जीतना सीखो। हुँ, कैसे लोग जीतते हैं। अगर नहीं जीत सकते, तो किसी भी कौम के किसी भी सरदार को, किसी भी नेता को, किसी वर्कर को जितवाना सीख लो। समाज के लोगों को जितवाना सीखो। पुरखा जी मैंने टिकट दिलाई और मैंने जितवाया पुरखा जी। ठीक, मेरी उत्तर प्रदेश की सीट है पहले। अनोखों का जिक्र नहीं करूंगा। ठीक, जितना सीखो, जितवाना सीखो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी कौम को 3 मंत्र दिए थे। हुँ, मेरा मंत्र सुनो, हरवाना सीख लो। हुँ, जिसको हरवा दोगे ना, अगली बार तुम्हारे घुटनों में आग खड़ा हो जाएगा। तो वो ताकत है मुझ में कि यहाँ मैं जीत नहीं सकता, तो जितवा सकता हूँ, हुँ, और जितवा नहीं सकता तो हरवा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी ताकत है। बिल्कुल। आपने सत्ता के शीर्ष आपने देखा, शिखर आपने देखा शिखर देख, और अब उसके बाद आप मैं नेल्सन मंडेला जो दुनिया का देशों का गांधी है, जी, जी, जी। हमारे गांधी जी हुँ, हुँ, हमें बड़े-बड़े लोगों का, उनका जिक्र करूँगा कि उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, जो कम लोगों को नसीब होता है। हाँ, वो किस्सा थोड़ा बताइए उस बारे चाहे नेल्सन मंडेला जी हों, जी, वहाँ मैं गया, हुँ, जो अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जी, पीओके, कजाकिस्तान और गुजरांवाला, ये सब मेरा क्षेत्र है। ठीक, वहाँ के जो पीएम हैं, उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, जब मैं गया था, जी, तो मैं वहाँ चीफ गेस्ट था और वो अध्यक्षता कर रहे थे मेरी, नवाज़ शरीफ साहब, ओके, ठीक है? वहाँ उस ज़माने में 50,000 लोग मुझे वेलकम करने के लिए खड़े थे, लाहौर में। गुजरांवाला, पीओके, कश्मीर जब उतरता हूँ,
तो वहाँ मैं एक बादशाह की तरह उतरता हूँ। मेरी कौम इतनी बड़ी है, कोई मिलिटेंट, कोई पार्टी, कोई चीफ मिनिस्टर नज़र मेरी तरफ तक भी नज़र उठा के नहीं देख सकता। बिल्कुल, ठीक। मेरा भाई है वहाँ, जी, बड़े बाबा साहब थे हमें पीर हैं जो वहाँ के, जी, मियाँ मियाँ बशीर साहब, जी। वो सबके बादशाह हैं वहाँ। उनके बेटे अब मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा हैं और ये पीओके से लेके यहाँ तक के उन करोड़ों लोगों की आस्था उनमें है। वो मेरे भाई हैं, उनका बेटा भी एमएलए है, 6 मेरे कश्मीर में एमएलए हैं, 2 एमपी हैं। हाँ, इसका मतलब कश्मीर में एक बड़ी तादाद आपकी बिरादरी की बहुत बड़ी 1/3 पॉपुलेशन पहले भी थी, अब ज़्यादा हो गई है। अ, क्या कश्मीर में आपकी बिरादरी के लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है उधर? बड़ी मेरे समाज की बड़ी संख्या है और राष्ट्र के लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी उनकी रही है। अगर आज कश्मीर है, ये कश्मीर पाकिस्तान में चला गया होता। ये हमारी कुर्बानियों की बदौलत आज कश्मीर जिंदा है, वो उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न लूँगा, एक फ़ोटो आपको दिखाऊँगा और इस फ़ोटो में आपको जो भी देखकर याद आता है उस वक़्त का, वो शॉर्ट में आप बताएँगे, वो यादगार क्या जुड़ी हुई है। पहला ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये आप संसद का फ़ोटो है ये और इसमें आप देख सकते हैं पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडानी जी। मैंने कहा जी, जी। मेरी शुरुआत हाँ, ऐसे बड़े नेताओं का, मैं पार्टी और दलों से ऊपर उठकर अटल जी का नेतृत्व इतना अच्छा था इस देश में, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एडवाणी जी का आशीर्वाद मुझे था, इनसे मुझे प्रेरणा मिली, इनसे सीखा मैंने पार्लियामेंट में। तब आपकी उम्र क्या रही होगी और ये किस होगी 30 साल की उम्र। 30 साल की उम्र में आप स सब शपथ ग्रहण करिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतनी कम उम्र में आप संसद तक पहुँचे और ये बहुत गौरवान्वित लम्हा है और ये फ्रेम ये जो है ये बहुत यादगार फ्रेम रहेगा हमेशा-हमेशा के लिए। अब हम अगले फ़ोटो की बात करते हैं, ये आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ फ़ोटो है। मेरा मोदी जी और अमित जी दोनों ने मुझे बहुत स्नेह और उनके कहने से, उन्हीं के आदेश से उन्होंने कहा कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के हित में फैसले होते हैं। अमित जी ने कहा कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के उम्मीदवारों का ये कहना है कि भडाना जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे पश्चिम से, तो हमारी सीटें बढ़ जाएँगी, जीतने वालों की संख्या बढ़ ज़्यादा हो जाएगी। जो हुई, हुँ। तब मैं चुनाव लड़ा एमएलए का मीरापुर से। जी। अब बात करते हैं सोनिया गांधी जी के साथ आपकी ये फ़ोटो है। ये जैसा मैंने कहा, राजीव जी जी। और ये परिवार, इनका परिवार का मुझे जैसे बच्चों को आशीर्वाद मिलता है, आप देख सकते हैं, इन्होंने सदैव मुझे अपने बच्चों की तरह आशीर्वाद दिया है। सदैव ये परिवार मेरे सदैव मेरी जीवन में इस परिवार के लिए समर्पित रहा हूँ। इसके बाद हम ज़िक्र करेंगे ये जो फ़ोटो है आपका राजीव गांधी जी के साथ। राजीव जी वो ऐसे इंसान थे, वो लम्हा मैं नहीं भूल नहीं सकता कि वो कितना स्नेह देते थे और उन्होंने पहली बार मुझे पार्लियामेंट में चुनाव लड़ाया। हुँ। एक घटना का कारण पर हुआ। जी। मुझे अटल जी ने 89 में दौसा से टिकट दिया ठीक है। और मैं तो वहाँ दौसा नॉमिनेशन भरने चला गया। इतने में पायलट साहब ने दौसा छोड़कर, वो दौसा के सिटिंग एमपी थे, बड़े नेता थे हमारे। वो आज नहीं है इसलिए मैं कुछ ज़्यादा, लेकिन मैं वो भरतपुर वापस चले गए चुनाव लड़ने। 89 में मैंने वहाँ से अपना राजीव जी मुझे कहा कि आप वापस आइए और चुनाव मत लड़िए, पार्टी में आइए, मैं चुनाव लड़ाऊँगा। तो इसलिए मुझे राजीव जी ने मुझे वहाँ चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ाने के लिए रात को 5 मीटिंगों अमेठी में नहीं करते। मेरी कंस्टिट्यूंसी में रात को 1:30 बजे तक उन्होंने मीटिंगें की। ये देश का और मेरा दुर्भाग्य था कि वो दुष्टों के शिकार हो गए और हम फिर सड़क पर आ गए। अ, आप भावुक भी हैं अभी। राजीव गांधी जी का क्या योगदान इस देश की तरक्की में रहा? बहुत कुछ रहा है। आने वाले नेता और आने वाले जो होते हैं ना,
आज ये देश यहाँ है तो उसमें सब नेताओं का योगदान है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है जो आप अपने आप को ही समझते हैं। इस देश के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए, और राजीव जी ने वो कुछ दिया इस देश को कि जिसकी आज प्रशंसा ये मौजूद लीडर पार्टियां करती हैं। या कंप्यूटर लेकर आए थे, एयरबस लेके आए थे, इन्होंने विरोध किया था, और ये पहले ही बेरोजगारी है। एक जिसको 1000 बच्चे काम करते हैं उसको एक ही कंप्यूटर काम करेगा, तुम बेरोजगार हो जाएगा। अनेकों ऐसी उनकी पॉलिसीज थी देश को आगे बढ़ाने की, पर वो दुर्भाग्य था देश का हमारा कि वो जल्दी अचानक चले गए। जी, हम उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं वापस। आपने वो शीर्ष देखा सत्ता का, और वो जो आपकी याद जो जुड़ी हुई है, वो हमारे लिए कई मायने में प्रेरणा भी है, और जो आपकी यादगार है, वो आजीवन हमें कुछ ना कुछ सीखने को उससे मिलेगा। और आपका होना हमारे बीच में लाभदायक तो रहता ही है, साथ ही हमें बहुत ज़्यादा समझ मिलती है कि आज के परिप्रेक्ष्य की राजनीति को किस तरीके से मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब एक एक शिकायत यहाँ नेता मंत्रियों की रहती है उत्तराखंड में, कि अधिकारी उनके फ़ोन नहीं उठाते हैं, और वो प्रभावशाली मंत्री हैं। सतपाल महाराज जी की मैं बात कहूँगा, अभी खबर निकल के आई थी सामने पिछले कुछ समय में कि उनका लोग फ़ोन नहीं उठाते, जो आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस लोबी इतनी हावी क्यों है नेताओं इस के ऊपर? बारे में मैं आपको इसका शॉर्ट में जवाब दे दूं। जी, मैं समझता हूं कि ये नेताओं की और शासन की, लोगों की सोच का कारण है। हुँ, जब कभी लोग पीएम, मिनिस्टर, एमपीज उतरते थे, हजारों सैकड़ों लोग उतरते कि मेरे जमाने में मैं जब उतरता था ट्रेन से, बस से, रेल से, जी, तो हजारों हजार लाखों लोग इकट्ठा होते थे मुझे देखने के लिए। अब कोई एमपी को, मिनिस्टर को मुड़ के देखता नहीं, चला ये तो नेता सब ऐसे होते हैं। वो क्या कारण रहा कि ये मुझे हरिद्वार का एक एग्जाम्पल दूंगा। जी, मैं जहां जाता हूँ हुँ, वहाँ हजारों नौजवान मुझे देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे कल फीलिंग हुई, मुझे कहना पड़ा वहाँ, पहली बार मैं उत्तराखंड के नौजवानों को के चेहरे पे जो लकीरें थी, उदासीन थे, निराश थे, हताश थे, मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैंने इसका कारण पूछा क्या था। जी, तो मुझे पता लगा हुँ, यहाँ के नेताओं से, यहाँ के शासन से और प्रशासन से, यहाँ का नौजवान, हर जात का, बिरादरी का, हर आदमी, आशा उनकी आशाएं टूट गई हैं, और वो बड़ा निराश है। वो न जाने किस मोड़ पर खड़ा है। उनको उम्मीद है नहीं कि ये नेता और ये शासन प्रशासन उन गरीबों के, उन पिछड़ों के, उन दलितों के लोगों को रोजगार है। आज बच्चों के रोजगार के लिए उसका लेकर निराश नजर आए मुझे। बिल्कुल। और ये उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा दर्द है। अभी यूके ट्रिपल एससी घोटाला सामने आया, तमाम ऐसे घोटाले सामने निकल के आते रहते हैं। मैं किसी नेता पार्टी के बारे में कभी कुछ कहा नहीं करता। मैंने अच्छाई सीखी है, हुँ, मेरे हुँ, संस्कारों में है। बिल्कुल, मैं किसी के बारे में वो अच्छाई कह सकता हूँ। मैंने आज तक किसी नेता को सम्मान दिया है, इसलिए भगवान मुझे सम्मान देता है। मैं किसी का विरोध नहीं करता। जो सच्चाई है वो ज़रूर कहता हूँ। जी, जब उत्तराखंड की चमोली में जो बड़ी घटना हुई, हुँ, उस वक़्त भी मैं आया, महाराज सर्वपल्ल जी महाराज जी का आदेश हुआ। हम सब लोग यहाँ से टीम बना के वहाँ गए। जो मदद हो सकती थी लोगों की। 7 दिन तक मैं वहीं रहा। तभी उनका फ़ोन आया था, जो महाराज जी के सब लोग थे वहाँ आश्रम था। तब कितनी मुश्किल हमने की बड़ी घटना मुश्किल थी, लेकिन उनके पास कुछ नहीं बचा था, सब कुछ लुट चुका था। और वो कह रहे थे कि हमारे जो लोग वहाँ शहीद हो गए, जी, एक तरीका है दुनिया में, जहाँ उद्योग बसते हैं, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, एनटीपीसी जो भी करते हैं, उनके रख-रखाव की ज़िम्मेदारी उन कंपनियों की होती है, हुँ, और उस स्टेट की सरकार की होती है, और सेंटर की सरकार सबको रुपया बाँटती है, लेकिन किसान को और गरीब की लाशें भी नहीं देती वापस। ये तकलीफ थी मुझे उस वक़्त। अब दूसरी घटना हुई, मैं वहाँ से आया, क्योंकि मेरे मन में दर्द था यहाँ का। 41 लोग हमारे, इसी मीडिया ने पूछा मुझे इसी हरिद्वार में, जी, "भड़ाना जी आप कैसे आए?" कि जो घटना है उस दर्द को लेकर आया हूँ। यहाँ मेरा लगाव है, जुड़ाव है, इसलिए आया हूँ, और मैं आशा करता हूँ, वो सुरक्षित निकलेंगे।
मुझे माँ गंगा और यहाँ के संत महात्माओं की दुआएं हो रही हैं, और करोड़ों लोग इस देश के उस चिंता में डूबे हुए हैं। लेकिन आशा की किरण में ये इसलिए कैसे कह सकते हैं आप? बड़ा ताव में आकर मीडिया मुझे पूछने लगा, वहाँ तो लाशें निकलनी शुरू हो गई है। मैं कहा ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने कहा ये हुआ है। मैं कि ऐसी घटनाओं के मौके पर मैं आपको बता सकता हूँ कि पहली घटना में जो कमियाँ हुई तो मैं ऊपर दुरुस्त की, हुँ, और सरकार को इसलिए तैयार कही कि आपको ये काम करना चाहिए था जो नहीं किया, उसका नतीजा भुगता सरकार ने। बिल्कुल, बिल्कुल। अब कहने लगे ये होगा वहाँ। मैं कहा देखिए धामी जी, यहाँ का प्रशासन और धामी जी बराबर उन लोगों से संपर्क करे हुए हैं। वो हर दायित्व को निभा रहे हैं सीएम के को। सरकार पूरी जुटी हुई है। अभी ये कर दो जी, वो नहीं आ रहा जी, वहाँ तो लाशें निकलने गई, उस पार्टी ने ये बयान दिया। मैं उन पार्टियों को, नेताओं को कहूँगा ऐसे मौकों पर राजनीति ना करें, संयम बरतें। जी, और धामी जी और ये सरकार प्रापत परिवार को जो है वो पल-पल की नज़र ले रहे हैं। वहाँ उनको जो उपलब्ध कराना चाहिए, साँस लेने की है और खाने की है, सारी कोशिशें बस दूर है। ठीक है? और वो जब मैं यहाँ था, मैं चलता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुँ, कि मैं आरती करूँगा कि वो लोग आगे त्योहार था कि माँ गंगा के अपने परिवार के लोग सुरक्षित निकलेंगे, हुँ। ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब गंगा में हमने आरती की थी, उस आरती का फ़ोटो देखना। और परसों दूसरे दिन नेक्स्ट डे वो सुरक्षित आ गए। हुँ, तो मुझे किसी पार्टी दल से विरोध नहीं होता है। लेकिन धामी जी ने अपना दायित्व निभाया तो हमने कहा ये गलत बात है। हुँ, तो मुझे धामी जी से क्या रिश्तेदारी थी क्या मेरी? मुझे क्या है चुनाव लड़ना था, हर जगह चुनाव बुलाते हैं। हुँ। चुनाव लड़ने के लिए मैंने कहा कि देश में 25 लोकसभा ऐसी है जहाँ से 10 जगह से जीत के आ सकता हूँ, 7 स्टेटों से। आप देवभूमि का दर्द भी समझते हैं, यहाँ की आबो-हवा को भी जानते हैं और समय-समय पर आते भी हैं, मदद भी करते हैं। पीड़ितों की आपने मदद की है खास तौर पर। ये एक तजुर्बे उस तरह के जुड़े हुए हैं आपके जीवन में जब आपको काफ़ी अंदर से आप महसूस किया उस दर्द को आपने। लेकिन क्या आपके जीवन में कोई ऐसी याद देवभूमि के साथ जुड़ी हुई है जब आप काफ़ी परेशान थे, कोई हल नहीं निकल रहा था समस्या का और देवभूमि में आकर वो आपको हल मिल गया? निश्चित तौर पर हुँ, मैं पहली बार करीब 30 वर्ष पहले मैं किसी कारणवश मैं दुखी था, और मैं बड़ा एक तरफ क्रोधित था, जी। एक तरफ बहुत तकलीफ में था। तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था। किस कारण, क्या कारण था? अ, ऐसे कुछ कारण थे। जी। लेकिन मुझे लगा कि तो मुझे संतों का इस देवभूमि के हवा ने, माँ गंगा के जल से मुझे इतना राहत मिलती है, इतना मनोबल बढ़ता है मेरा। फिर एनर्जी लेकर अब उनसे नहीं पूछा कि मोदी जी क्यों आए थे यहाँ? अगर मोदी जी आ सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका तो बड़ा हुआ है, वो तो गुफाओं में जा सकते हैं, तो छप सकते हैं। मैं तो जंगलों में, उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में घूमा। नहीं, इसमें परहेज़ किसी को नहीं है और हम मतलब हरिद्वार वासी, हर चीज़ को राजनीति देवभूमि वासी काफ़ी अच्छा महसूस करता है क्योंकि आपका लगाव देवभूमि के प्रति देखकर और ऐसा होना भी चाहिए। और ये आपको इसकी जो फीडबैक है आपको, वो समय-समय पर मिलता है जब आप यहाँ दौरा करते हैं तो हज़ारों की संख्या में लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं आकर, वो स्वागत करते हैं आपका देवभूमि में। हर आदमी इतना खुदगर्ज हो गया है, हुँ, उसे देश दुनिया से कुछ लेना नहीं, हुँ, किसी गरीब से लेना नहीं। राजनेताओं का भी ज़्यादातर लोगों का ये हाल है। वो देश के बारे में और स्टेट के बारे में और अपनी दायित्व के बारे में नहीं सोचते हैं। हुँ, बिल्कुल। इसलिए मेरा कहना है कि इस देवभूमि में जी। वो ताकत और शक्ति है, हुँ, इसलिए यहाँ से बहुत कुछ मिलता है। हुँ, वो मुझे प्राप्त होता है यहाँ से, हुँ। इसलिए मैं आता हूँ जब। हाँ, ठीक है। आपने अब बताया अपनी ज़िंदगी में आपने ग्वाला परिवार से लेकर सत्ता के शीर्ष भी आपने देखा, तो काफ़ी कुछ आपको हासिल हुआ। तो आपने ज़िंदगी में क्या कुछ खोया, क्या पाया? वो एक-एक ज़िक्र आप करो। देखिए, मैं एक ग्वाला का बेटा हूँ, एक साधारण से परिवार, गऊ चराने वाले का बेटा हूँ, ग्वाला का बेटा। जी। मेरे ही परिवार में कोई आदमी मेंबर पंचायत नहीं बना।
मैं पहला आदमी था हरियाणा के देश के इतिहास में कि मैं होम मिनिस्टर बना। और मैंने ये जो प्राप्ति है, ये जो मुझे मिली है, वो मेरे लिए धरोहर है, वो मेरी शक्ति है। मैंने पाया बहुत है, अपनों से कुछ खोया नहीं है। अगर खोया है तो अपनों ने कुछ खोया होगा। मैंने कुछ नहीं खोया। मुझे तो वो कुछ मिला है जो कम लोगों को नसीब होता है। बिल्कुल। मैंने बताया दिया, नेल्सन मंडेला जी से लेके इस देश का कोई पीएम और कोई सीएम ऐसा नहीं है कि जिनके प्रति मेरा ज़रा लोगों का मुझे प्यार मिला। जी। 5 प्राइम मिनिस्टर मेरे गाँव जहाँ मैं पैदा हुआ था, वो हालाँकि एक घर हवेली है। 5 प्राइम मिनिस्टर आए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे फादर लेके आए। जी। एक ग्वाला थे, वो मेंबर पंचायत नहीं थे। बिल्कुल। इंदिरा जी आई 71 में, हुँ। 22 जनवरी 1971 को। हुँ। तो राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी आए जी। प्राइम मिनिस्टर। जी। राजीव गांधी जी 91 में रात को हमने 1:30 बजे वहाँ की मीटिंग करने के बाद रोटी खाई, इकट्ठे बैठ के। और ये जो थी, वो रोटी 10 जनपद की थी। इस उपलब्धि का और इस जो महसूस उस वक़्त होता है इंसान को कि 5-5 प्राइम मिनिस्टर आपके घर पर गए, ये हर किसी ये मुझे सम्मान दिए थे। जी, हर किसी को नसीब नहीं। हाँ, वही आपने कह दिया मेरी बात जी। कि जो सम्मान इसीलिए कहा मैंने, जो बड़े लोग थे, जो दुनिया के देश नेता चंद्रा स्वामी को प्रणाम करते थे, हुँ। उन्हीं के साथ में नेल्सन मंडेला जी से जाके मिला। बहुत बड़ी बात है। ऐसे कुछ बड़े लोग थे। हर आदमी की हर बारे में सोच और अपनी गर्ज अलग होती है। मेरी राजनीति में कोई गरज से नहीं आया हूँ, ठीक है। ना मुझे कोई प्राप्त की इच्छा है ज़्यादा। जो कुछ हूँ, वो प्राप्त है मुझे, जो शायद कम लोगों को नसीब होता है। जी। आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक ज़िंदगी से आपने क्या सीखा? दर्शकों को बताइए। मैंने सब कुछ जो कुछ कर रहा हूँ, सब वही सीखा है। उसका इम्प्लीमेंट्स करने के प्रयास कर रहा हूँ। राष्ट्र मजबूत हो, देश के संविधान का इम्प्लीमेंट्स हो, वो हर उस व्यक्ति तक जिसके लिए संविधान ने कहा है, उसके घर तक हो, यहाँ का बेरोज़गारी खत्म हो, हुँ। यहाँ नौजवानों की बेरोज़गारी का प्रबंध करना चाहिए। वहाँ दलितों को और उन गरीबों को और पिछड़ों को वो उपलब्ध होना चाहिए, वो संविधान देता है, जो कहता है। किस एक बदलाव जो आप आज के युवाओं के अंदर चाहते हैं, वो एक बदलाव आप बताइए? मैं समझता हूँ कि मैंने अभी अब मेरा बेटा पढ़ के बाहर से आया है, हुँ। उन्होंने मेरा एक ट्रस्ट है पहले से ही, ओके। जिससे मैं लोगों की मदद करता हूँ। जो आपने कहा ना हेलीकॉप्टर, हुँ। मुझे समाज ने दिया था, मेरा नहीं था, जी, जी। ठीक है? आज जो युवा है, वो खासकर हरिद्वार में ज़्यादा मुझे लगा कि वो बहुत ही उनके माथे को देखकर मैंने पढ़ा, उनकी शक्ल देखकर जी। वो दौड़ लगा रहे थे, बड़े पसीने आ रहे थे। मैं एक वहाँ कॉलेज में गया, जी। कॉलेज में बच्चे दौड़ रहे थे, सड़कों में गया वहाँ दौड़ रहे थे। मैं ये खून पसीना बहा रहे हैं, हुँ। ये पुलिस में, आर्मी में, यहाँ के लोग। एक आईपीएस था, उसके बाप को मिला, ओके। जो लक्सर का था, जी। उसके बाप को सम्मान किया मैंने, हुँ। जो देना चाहिए। जी। कि एक नहीं, यहाँ 25 आईपीएस और आईएएस और फॉरेन सर्विस के राइट। होने चाहिए थे, बिल्कुल। हर समाज से होने चाहिए थे। हुँ। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि आप पापा इस ट्रस्ट की और लोगों की सोच पर लट गई है, आप इससे बहुत ज़्यादा भला नहीं कर सकते। हाँ। इसलिए तो मैं सत्ता में आया था, हुँ। मुझे सत्ता की भूख नहीं थी। जी। लेकिन मैंने सोचा कि बिना सत्ता के मैं लोगों का भला नहीं कर सकता। सत्ता में आने का जो सुख है, वो मैंने नहीं भोगा। मैं लोगों की भलाई के लिए लगता। लाखों लोगों को मैंने फरीदाबाद में लाखों लोगों को पुलिस में लगाया। सैकड़ों लोगों को एसपी और डीएसपी इंस्पेक्टर बनाया। कितनी पोस्टों में? लाखों करोड़ का, कहते हैं ना लाखों करोड़। फरीदाबाद में ऑन रिकॉर्ड गूगल पे लगा के देखिए, वो मेट्रो, फ्लाईओवर, हॉस्पिटल्स, लाखों करोड़ रुपया मैंने 15 साल में वहाँ लगाया। 15 साल सेंट्रल स्टेट मेरी सरकार थी। उससे वो लाभ मिला तो जनता का विकास हुआ, मेरा विकास नहीं हुआ। मैं तब अगर 1000 एकड़ का मालिक था ज़मीन का,
हम 4 भाई हैं, जी। 2 हैं नहीं, बड़े करतार जी हैं। भाई के रूप नहीं है। करतार जी आपके बड़े भाई। करतार जी ही एक बचा है, हुँ। माँ नहीं है। बाप सच से उठ गए, 2 भाई चले गए, अकेले करतार जी हैं, जो मुझे अपनी औलाद की तरह पालते हैं। अ, हरिद्वार में आपके जो बड़े भाई हैं करतार सिंह भटाना जी, अभी हाल ही में वो चुनाव लड़े जी, और एक इतना ऐसी सीट पर चुनाव लड़े जहाँ आशंकाएँ, संभावनाएँ उस पार्टी की बहुत कम थी। जी, मैं बताता हूँ। हमेशा से ही। मीरापुर में 75 साल में बीजेपी कभी नहीं जीती। मैं पहला आदमी था जो मीरापुर जीता, बीजेपी से। मेरा भाई पहले बीजेपी से यहाँ चुनाव लड़ने आया। ये पार्टी फैसला करती है, कौन सी पार्टी कहाँ से किसको लड़ाएगी। मुझे अमित जी नोएडा से चुनाव लड़ाने चाहे थे। मेरी वोट नहीं है, मैं नहीं लड़ना चाहता था। राजनाथ जी के बेटे पंकज, जी। उस सीट पर मेरी वोट बनी, वहाँ से। मैं कहा अमित जी को कहा, मैंने कहा सर जब आपका आदेश है और पार्टी का फैसला है, तो मैं तो उसको निभाऊँगा। लेकिन इतना मुझ पर कर दीजिए, जो कठिन से कठिन सीट है, हुँ। जो कभी यहाँ नहीं जीती, तो मैं बता देता हूँ। ऐसा बताया गया, वहाँ 1 लाख उस टाइम 39,000 वोट हुँ। मुसलमानों की थी और 25,000 गुजरों की थी। जी। मैं वहाँ से जीता। हुँ। पार्टी ने उनको यहाँ भेजा। उन्होंने उनका एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हुँ। मीरापुर यहाँ अपना मंगलौर में आए, जी। उन्होंने चुनाव लड़ा। उनमें बड़ी इंसानियत है, वो नेता नहीं है, हुँ। वो तो देवता की तरह इंसान है। उन्होंने आया और काम किया और जब रिज़ल्ट आया, तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो वो हो गया, वो हो गया। नहीं, जितना सुनिए, आप जी, मेरी सुन लीजिए। ठीक है। आप जैसे मिल रहे हैं उसे, जो वास्तविकता सच्चाई है वो कहूँगा। उन्होंने कहा रिकंसिडरेशन करा लो, वोटों की दोबारा गिनती काउंटिंग कराने की जी, अगर। जी। उन्होंने कहा नहीं, हुँ। इस इन जिन लोगों ने हुँ। जितना कुछ मुझे आशीर्वाद दिया है, वो मेरे लिए सब कुछ है। और चुप करके घर चले गए। बिल्कुल। ठीक है? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं मंगलौर में था कल, हुँ। मैंने पूछा था, जैसे आप पूछ रहे हैं, कोई ऐसा एमएलए है क्या? एमएलए, वो तो हार के चले गए। हुँ। हुँ। 4 महीने में 4 बार आए और 5 करोड़ का विकास किया है उसने। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा, हुँ। मैं एमएलए लड़ूँ, ना लड़ूँ, जी। लेकिन जब तक जीवित हूँ, तब तक यहाँ के लोगों की मदद करूँगा। बताइए कि एग्ज़ाम्पल दें मुझे, वो इतना बहुत पत्रकार उलझ रहा था मेरे से। बैंगलोर में, मैं कहा एक जनता अनुसार बता दीजिए मुझे, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक एग्ज़ाम्पल बता दीजिए किसी एमएलए का, जो करतार जी को कहते हैं हमें, ये तो बनते हैं और चले जाते हैं, छोड़ जाते नहीं, हैं। आप भावुक ज़रूर हैं, लेकिन आपको फ़क्र होना चाहिए और पूरी देवभूमि में मैं कहूँगा कि जब वो चुनाव लड़े और उनका ज़िक्र पूरी देवभूमि में रहा, इतना मजबूत वो चुनाव लड़े, लोग उन अभी तक तारीफ़ उनकी कर हज़ारों इतना लोगों मज को देश-विदेश से टेलीफ़ोन आए मुझे, हाँ, करोड़ों लोगों ने देखा उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। उस मीडिया ने उठाया जो, जी। कई करोड़ों लोगों ने। हुँ। हुँ। और वो नहीं जानते, जी। करतार सिंह कौन सा है, अवतार सिंह कौन सा है। अवतार हाँ, करतार में बढ़ाना कोई चाहते अंतर नहीं होता। जी, जी। भडाना ही, और वहाँ मेरा बेटा जीता, वहाँ मेरी बेटी जीती, समालखा में मेरा बेटा जीता, जी, बीजेपी से। पहली बार जीते ये बीजेपी, आज तक नहीं जीती वहाँ बीजेपी। बहुत अच्छा चुनाव जीते वो, बिल्कुल। और मेरी बेटी वहाँ से नारायणगढ़ से जीती है। उसने पहले जो वहाँ का मौजूदा सीएम है ना, नायब सिंह सैनी जी, जी, जी। उसको हराया था मेरी बेटी ने। अब हुँ, तीसरी बार जीती है कांग्रेस। बहुत बड़ी बात है और ठीक है, आपने आपके जो पूरा परिवार है, वो काफ़ी योगदान दे राजनीतिक कोई नहीं हम में, जी। ना था कोई परिवार में, ना है। हमें जो कुछ दिया है जनता ने और संत महात्माओं के आशीर्वाद से है, जो कुछ है। ना हम टाटा है, ना हम बिरला है, ना अडानी है, ना अंबानी है। और मैं तो कुछ धन माया जमीन जो जायदाद थी, उसको जरूर खोया है जनता के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया। हुँ। 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 बिल्कुल। अभी आप जन्मदिवस मना रहे हैं अपना। जी, आप अपना जन्मदिवस मना रहे हैं और बाबा रामदेव जी से भी इससे पहले आपकी मुलाकात हुई। तो सद आप उन्होंने हरियाणा कैसे आशीर्वाद दिया मुझे। हाँ, हाँ, बिल्कुल।
बहुत करीब उन्होंने प्रेरणा दी मुझे। जी। अभी मैं जा रहा हूँ अपने शंकराचार्य जी के, हुँ, उन्होंने ये कहा, उन साधु संतों का ये मानना था कि आप यहाँ आइए, और राजनीतिक नहीं हूँ मैं, ना किसी नेता से और ना किसी पार्टी से के दरवाजे गया, ना किसी से जो कही कि मुझे खुशामद टिकट दे दो, और ना मेरा ये मकसद कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा। और वो मैंने बात करी थी। जी। गुजरात से आके मोदी जी माँ गंगा के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो मैं हरिद्वार से एमपी क्यों नहीं लड़ूंगा? फिर एमपी लड़ूंगा। अगर मेरी कौम और मेरी पार्टी जिस फैसला, तो अब संत महात्मा और मेरे समाज के सपोर्टर्स करेंगे ना फैसला, बिल्कुल। न जाने कहाँ का करेंगे वो। हुँ, किसी को पता था मैं मेरठ चुनाव लड़ूंगा? 18 दिन पहले फैसला किया पार्टी ने, यहाँ से कोई नहीं जीता। और एक बताऊं, पहली सीट जो मैं जीता हूँ, वहाँ 6 लाख वोट थे उस जमाने में। 12 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी थी पहले चुनाव में, बहुत बड़ी बात। वहां से पहला शिक्षा मंत्री इस देश का अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, पंडित नेहरू की कैबिनेट में। जी। मैं उस सीट पे जीता। दूसरा, जनरल शाहनवाज साहब, मेरठ से 6 लाख वोट थे वहां मुसलमानों के। जनरल शाहनवाज साहब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुँ, फर्स्ट टाइम बने जब आजादी के बाद। जी, मैं उस सीट से ना भागशाली नहीं हूँ। बिल्कुल। वहाँ हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, अंसारी कहता है मैं हम गुजरे, जो दिल्ली में गद्दी गुजर गद्दी है, मुसलमान है, हम बढ़ाना के हैं। आधी सी दुनिया बढ़ाना नाम लिखती है, जाट में, गुजर में, आ, उसमें बढ़ाना। बढ़ाना का मतलब ये समझते हैं, बढ़ाना कोई गोत और जात नहीं है। बढ़ाना एक मेरी पहचान है जो मुझे मिली है। और मैं तो अपने बड़ों के खिलाफ तो और नेताओं के खिलाफ, क्यों सबका कुछ मिला है मुझे। हुँ। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि आपको लोग गुर्जर सम्राट कहते हैं। गुर्जरों की एक ऐसी ख़ासियत बताइए जो सब लोगों को जाननी चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो मेरा संघर्ष और प्रयास रहा है 35 वर्ष का, जी। वो समझते हैं कि ये पहला इंसान है जो गुजरों में पैदा हुआ, हुँ, जिसने हमारी आवाज को देश में बुलंद किया। हम बहुत ही इग्नोर, उपेक्षित और सम्मान से वंचित लोग हैं समाज की। अच्छा ये दरअसल हमसे बड़ी हाँ, ये हमारी कश्मीर से लेके गुजरात तक में हिंदू और मुसलमान सब हम गुजरों में हैं। सरदार, आपको बता देना चाहता हूँ, जी। गुरु नानक देव जी ने 5 प्यारे थे जिन्होंने कुर्बानी दी थी कौम के लिए, सरदारों में कौम के लिए। उनमें धर्मू था उसका नाम। वो हस्तिनापुर की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला, मैं वहाँ गया, वहाँ गुरुद्वारा बहुत बड़ा है। उसका नाम है सरदार धर्म सिंह, ऑन रिकॉर्ड गूगल पे डालो। वो सेकंड 5 की जो कुर्बानी दी थी उसमें सेकंड गुजर था। ओके। गुजरों में हज़ारों गाँव हैं, जी। रोपड़, पटियाला, वहाँ फैसला करते हैं हम। अनंतपुर साहब, हुँ, लोकसभाएँ हैं ये, विधानसभाएँ कितनी हैं, ठीक है ना? इसलिए मेरा कहना है कि मेरी बढ़ाना कोई कौम या जात नहीं है। गुर्जर की एक ख़ासियत जो सबको जाननी चाहिए। गुर्जर की सबसे बड़ी खासियत ये है, स्टार्टअप से कश्मीर को बचाने का और देश को बचाने का। और जब ज़ुल्म अंग्रेज़ कर रहे थे, वो हरिद्वार है ये, हुँ, जहाँ ने अपनी हज़ारों हजार लोगों ने फांसी लगाई, गोलों से उड़ा दिए गए। कुंजा बहादुरपुर उसका उधर। हाँ, मैं होके आया हूँ जी, जी। वहाँ के लोगों का। उन सब का ये है, मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, हाँ, सारे देशों में, मैं महाराष्ट्र, वहाँ मैंने बताया ना मेहसाना, गुजरात में, महाराष्ट्र में जलगाँव, अनंत, वहाँ एक बड़ा गुरुद्वारा है वहाँ। वहाँ से होम मिनिस्टर साहब और 2-4 बार चीफ मिनिस्टर है, उनका बेटा 2 बार चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान, वो छोटे भाई की तरह है। उन लोगों में मैं सब जगह गया हूँ, तो वही तब ये कहते हैं। और मैं वहाँ गया था, एक कहा था, क्या भडाना जी, हुँ, आप हमारे सम्राट हैं, आप हमारी आशा की किरण हैं। आप हमें कुछ देश में नहीं दिखता जो हमारी आवाज़ को फिर से बुलंद करे। आप फिर से बुलंदी की तरफ बढ़े।
खून और पसीना बहा देंगे। हमने दुनिया के लिए कुर्बानियाँ दी, तेरे लिए पसीना बहाने में क्या जोर लगता है? क्या आज भी कोई दर्द आपके दिल में है कि जिस जो एक मुख्यमंत्री गुर्जर होना चाहिए था और नहीं, जहाँ आप एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ, जी। हमारे सा हमारे समाज ने हुँ, जो इस देश के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए और इस देश के लिए और राजनीतिक उच्च स्थान के लिए हर समाज का कोई न कोई व्यक्ति हुआ है, जो सेंटर कैबिनेट हुआ है। हमें कभी नसीब नहीं हुआ। पायलट साहब थे, उनको कैबिनेट नहीं दी। जी। इस देश में चीफ मिनिस्टर नहीं बना। हमारी इतनी बड़ी आबादी है, कश्मीर से लेके यहाँ तक, उन लोगों के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिनकी हमारी आबादी कम है हमसे। हुँ, ये दर्द है मेरे मन में, जी। ये पीड़ा है। उसको उसके लिए काम किया है, जागरूक किया है। अब हमारे समाज का कोई वजूद कहीं नहीं है। वो मुझसे उम्मीद रखते हैं कि यही हमारी उम्मीदों को फिर से लास्ट यही ला सकता है। जी। इसलिए मुझे गुर्जर सम्राट भी कहते हैं, मुझसे उम्मीद भी करते हैं और मैंने कोशिश की। पहले पायलट साहब का जब प्राइम मिनिस्टर का सपना था, जी। तो उस टाइम पूरी मेहनत की हमने। हुँ, सड़कों में बिछा के काम करते थे। फिर सचिन को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात उठी। हमने कोई पार्टी दल नहीं देखा। हमने बड़े ओपन मन से कहा, बड़े समाज के एक जगह पे, सचिन भाई नहीं था, चलो उस टाइम सब थे, मैं नाम नहीं लेता किसी जात का न बिरादरी का, बड़े लोग थे जो मेरा सुन रहे होंगे तो अपने आप जान जाएंगे। मैंने कहा भाई गुर्जर सम्राट क्या करेगा? हुँ, एक बड़े आदमी ने, उनके साथ और बड़े आदमी थे, हमारे समाज के थे। जैसे टिकैत साहब मुझे कहा था मुजफ्फरनगर में, साहब सिंह वर्मा और अजीत सिंह जी थे, तो टिकैत ने कहा था मंच पे, ये 1.5 लाख आदमी थे मुजफ्फरनगर में, उस स्टेज पे, कहा था रे छोरे, कहते जाटों में पैदा हुआ होता, कहते प्रधानमंत्री से ले जाते। ये और रिकॉर्ड है। साहब सिंह वर्मा थे। मैंने कहा साहब सिंह जी, आप जब पार्लियामेंट में खड़े थे ना, जो जाटों को लुटेरा और हमको चोर कहा था, ये पन्ने फाड़ के मैंने वहां फेंक दिए थे पार्लियामेंट में। और तुम तमाशा देख रहे थे, बोलने भी थी। और मैं ले हेलीकॉप्टर और दे भाषण चला गया। दुनिया उठ गई, इसके बाद रुका नहीं कोई किसी का भाषण सुनने के लिए। ये हर जगह होता है इस तरह की। अगर मैं भाषण दे के पहले उठ जाऊं तो बाद बाद में नहीं रुकता, कुतरा बना लेता हूँ। मेरे भाषण को मेरे से सीनियर भी होते थे ना, जी। और बैठ में कहीं भी, तो ये कहते थे भैया अब हम देखो, हम अध्यक्ष हूं मैं, पर अध्यक्ष की परमिशन दे दे, मुझे पहले बोलने दे। हर जगह ये होता है। नहीं, उन्हें पता है कि मैं अगर भाषण दे के जाऊंगा, उसके बाद अगर लाख आदमी है या 50,000 आदमी है, तो अब 5,500 नहीं रुकेगा। 17 दिसंबर को आप अपना जन्मदिवस मनाने जा रहे हैं। जी। तो क्या अपील आप क्षेत्रवासियों से करेंगे? क्योंकि आप देश के दिग्गज राजनीतिज्ञ तो वहाँ होंगे ही, साथ ही सिंगर भी आप बुला रहे हैं और इस मैं भव्य कार्यक्रम के लिए आप अपील मैं अपने साथियों से और सभी समाज के समर्थकों से जी। और विशेष के जिनकी ज़िम्मेदारी है और जिन लोगों के लिए संघर्ष किया है मैंने, हुँ, मुझे उम्मीद है उनसे अपील करता हूँ कि अक्षरधाम की तरह मुझे यहाँ से आशीर्वाद दें, हुँ। दिशा दें, जिससे मैं आगे आपके सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकूँ। जी, ये अपील है मेरी। ठीक है। ये जो हमारा सीरीज़ है पॉडकास्ट जी, जी। बावरा मन विद हर्षवर्धन, जी। इसका अनुभव आपका कैसा रहा? आप दर्शक मुझे लगता है कि आपने अक्सर ही मुझे पहले से लेकर आज तक, जहाँ मीडिया ने, चाहे बाबा जी हों, रामदेव जी, चाहे मोदी जी हों, अगर किसी को स्टार्टअप दिया तो मीडिया ने बनाया सब। हुँ, मुझे भी यहाँ से बल मिलता है। मेरा मीडिया ने हमेशा ही निष्पक्ष मीडिया, जितना मैं यहाँ समझता हूँ हरिद्वार में है, और आप लोग जो हैं मुझे कवरेज देते हैं, मुझे अपना समय देते हैं, उसके लिए आभारी हूँ यहाँ के मीडिया का कि सदैव मुझे पहले का दम देखा। यहाँ नहीं, करोड़ों लोगों तक नहीं मेरी न्यूज़ गई थी वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
100 लोग थे प्रेस के, और 50 लोग होंगे जो टॉप 10 दुनिया। मैं शंकराचार्य जी के चरणों में जाऊंगा, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर संदेश मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा मुझे, जी। ऐसी उम्मीद करता हूँ। देखिए, आप अपने जीवन के लगभग 66 साल पूरे कर रहे हैं, 66-67 साल। आज चलो, और आपके जीवन तो जीवन है। जी, आपका स्वास्थ्य है, आप बिल्कुल एकदम फिट हैं, यंग दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य आपका बहुत शानदार है। और ये भगवान से ये ताकत बड़े संत महात्माओं का और मेरे सपोर्टरों का जो साथ है, मेरी ताकत है, उससे मैं अपने आप की, अपनी एज को और कभी कुछ नहीं गिनता। हुँ। मैंने छोटी सी उम्र में संघर्ष करना सीखा है और एक लक्ष्य को देखकर चला हूं मैं, सब कुछ प्राप्त कर लिया। हमारा भी इस देश की राजनीति में स्थान हो, मेरा नहीं, मेरी कौम का स्थान हो, उसके लिए संघर्ष लड़ रहा हूँ जी। इसलिए मुझे पता ही लगता। अगर मुझे खुद की जरूरत हो तो मैं कितनी बार चीफ मिनिस्टर बनाए, मैंने 3 चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, हटाए हैं, तो मैं भी चीफ मिनिस्टर बन सकता था, मैं भी मिनिस्टर बन सकता था। यहाँ मुझे मिनिस्टर बनाने को तैयार थे बीजेपी के लोग, कैबिनेट में। योगी जी को लखनऊ में एक मीटिंग है, वीडियो चला गया, जब आप मेरा व्हाट्सएप पर ना, मैं बोल के आया था, पिछड़ों की मीटिंग हुई थी। मैं पिछड़ों का नेता हूँ, जहाँ गुजरों का इमाम हूँ, गुजरों का सम्राट हूँ, वहाँ मुझे इमाम कहा जाता है। इमाम का मतलब होता है, इमाम का जो आदेश है 88 में मैंने जारी किया था फतवा। इमाम को फतवा जारी करने का होता है, मुल्क और कौम अगर खतरे में है तो फतवा जारी कर सकते हो, वो मुझे प्राप्त है। फतवा जारी कर सकते हैं आप। हाँ, ठीक है। तो क्या तो ये मैं हिंदू और मुसलमान भी हूँ, बिल्कुल। मेरी कौम हिंदू और मुसलमान और सरदारों में है। ठीक है, आपने अपना समय हमें दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, आप लोगों ने, और समय तो आपका कीमती है। जन्मदिवस पर मेरे आपको भाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद आपका। और सदैव की तरफ मैं पूरे उत्तराखंड की और हरिद्वार की जो मीडिया है, उसका सदैव सबका आभारी हूँ, विशेषकर आपका ज़्यादा धन्यवाद। धन्यवाद।